वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 85 है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए। 84 अभी तक इसके कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपीएससी में 10 से 12 महीने तक की जो करंट अफेयर्स है वो अधिकतर पूछी जाती है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 2 साल या 2.5 साल तक की करंट अफेयर के हैं, उनको भी जो है यूपीएससी पूछ रहा है पिछले 3-4 वर्षों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। माधव राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। बताइए कौन सा करेक्ट है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसको 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। केवल दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर के पास ऊपरी विंध्यन पहाड़ियों के एक हिस्से के रूप में स्थित है। ठीक है, इसे वर्ष 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा वाला सही है। प्रशासनिक अधिकरण का उद्भव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 से हुआ है, यानी 42वें संविधान संशोधन से। अधिकरण के खिलाफ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अधिकरण में केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बताइए। देखिए, पहली बात तो 323 है, 323 है, 223 नहीं है, पहला गलत है। अधिकरण के खिलाफ न केवल सुप्रीम कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। और इसमें अधिकरण में न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ साथ विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की जाती है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। डी है इसका आंसर। तो प्रशासनिक अधिकरण का उद्भव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 से हुआ है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। चंद्र कुमार मामला था एक, उसमें हाई कोर्ट की खंडपीठ ने निर्णय दिया कि किसमें निर्णय दिया, अधिकरण के मामले में। ठीक है, तो तब से जो है उच्च न्यायालय की खंडपीठ में या हाई कोर्ट में जो है अपील की जा सकती है अधिकरण के खिलाफ। अधिकरणों में न केवल न्यायाधीशों को बल्कि अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति भी जो है इसमें वो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। रेड विस्कर्ड बुलबुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह केवल एशिया में पाया जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया। बताइए कौन सा सही है। रेड विस्कर्ड बुलबुल देखिए मेनली पाई तो जाती है एशिया में, लेकिन ये दूसरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो केवल वर्ड की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और IUCN की लाल सूची में ये इंडेंजर्ड नहीं है, लीस्ट कंसर्न है, मतलब संकट मुक्त है। डी है इसका आंसर। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की लाल सूची में संकट मुक्त लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। और रेड विस्कर्ड बुलबुल को क्रेस्टेड बुलबुल भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइक्नोनोटस जोकोसस। यह पक्षी विश्व के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य रूप से एशिया में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से एशिया में, केवल एशिया में नहीं। GSAT-1 से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसे GSLV मार्क 3 के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। कौन सा गलत बताना है इस बार, गलत कौन सा है। यह एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में नहीं बल्कि 36,000 किलोमीटर पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। गलत है। GSLV मार्क 2 के माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए। 2 और 3, पहला वाला करेक्ट है, केवल दूसरा तीसरा गलत है। तो गलत ढूंढना है तो 2 और 3। तो GSAT-1 एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, इसलिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इसे 36,000 किलोमीटर दूर भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। दूसरा वाला गलत, GSLV मार्क 2 के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कोरकू ट्राइब है, कोरकू जनजाति से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में निवास करती है। इस जनजाति के पारंपरिक त्योहार हरी एवं जिटोरी हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है।
कोरकू जनजाति घास और लकड़ी से बनी झोपड़ियों में रहती है। प्रत्येक घर की संरचना में सामने वाला हिस्सा एलिवेटेड स्टेज की तरह होता है। इस एलिवेटेड स्टेज का उपयोग कृषि उपज के भंडारण हेतु किया जाता है। इस जनजाति के पारंपरिक त्यौहार हरी एवं जटोरी हैं, जिनमें 1 महीने तक पौधारोपण अभियान चलाया जाता है। इस तरह से ये लोग कुपोषण एवं पर्यावरण संरक्षण का मुकाबला करते हैं। तो बहुत कुछ सिखाता है आदिवासी समुदाय सभ्य समाज को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यूजीलैंड पुलिस ने एला नाम की अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पुलिस अधिकारी नियुक्त की है। एला जो है वो इंसानों की तरह दिखती है और इसे विश्व के 26 लोगों की विशेषताओं को मिलाकर तैयार किया गया है। ये है एला। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर, और सी है इसका भी आंसर। तो हाल ही में न्यूजीलैंड पुलिस ने एला नाम की अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे वेलिंगटन स्थित पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है। एला कोमोबेश इंसानों की तरह दिखती है और इसे विश्व के 26 लोगों की विशेषताओं को मिलाकर तैयार किया गया है। वेलिंगटन स्थित पुलिस मुख्यालय में एला आने वाले लोगों का स्वागत करेगी और आए हुए पुलिस कर्मियों की सूचना भी देगी। एला की कार्यविधि 3 महीने की है और इस अवधि की समाप्ति के पश्चात इसकी सेवाओं को जारी रखना है या जारी नहीं रखना है, उसका निर्णय बाद में लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई है। यह सज़ा ईरान की आतंकवाद रोधी अदालत ने सुनाई है। देखिए, इसको 2 केसों में दोषी पाया गया है और 5.5 साल की इसको सज़ा सुनाई गई है और दोनों सज़ाएं एक साथ चलेंगी और 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन ये सज़ा पाकिस्तान ने ही सुनाई है, ईरान ने नहीं। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला करेक्ट है। तो पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंक के वित्त पोषण के मामले में लश्कर तैयबा के संस्थापक और जमात उद दावा चीफ हाफिज सईद को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष जेल की सज़ा सुनाई है। हाफिज सईद पर लाहौर और गुजरांवाला में दर्ज 2 टेरर फंडिंग मामले में सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने हाफिज सईद को दोनों मामलों में 5.5 साल की सज़ा सुनाई है, जो साथ साथ चलेगी। ठीक है। इसके अलावा हाफिज सईद पर प्रत्येक मामले में 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, यानी टोटल 30,000 का जुर्माना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट हैं। हाल ही में मुंबई के 90 स्थानों पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुंबई के 90 स्थानों पर यह परियोजना बीएमसी और निजी भागीदारी द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित की जाएगी। बिल्कुल बीएमसी ही है मुंबई में, दोनों के दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो मुंबई नगर निगम बीएमसी मुंबई के 90 स्थानों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 90 स्थानों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र की स्थापना के पश्चात बीएमसी जो है वो दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र बन जाएगा। आपको ज्ञात हो कि दिल्ली में मौजूदा समय में 38 मॉनिटर लगे हुए हैं। यह परियोजना बीएमसी और निजी भागीदारी द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित की जाएगी और अगले 5 वर्षों में इसके समाप्त होने की संभावना है। तो दिल्ली में 38 हैं और प्रथम स्थान पर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में रामनाथ कोविंद ने लोनावाला में आईएनएस शिवाजी को प्रेसिडेंट कलर जो है वो प्रदान किया है। आईएनएस शिवाजी को वर्ष 1945 में कमीशन किया गया था। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोनावाला में आईएनएस शिवाजी को, हाल ही मतलब कुछ महीने पहले, शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। आईएनएस शिवाजी को वर्ष 1945 में कमीशन किया गया था। भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में से एक है ये। 75 वर्षों तक इसने अपनी सेवा दी है। ठीक है। भारतीय नौसेना तटरक्षक मित्र देशों में नेवल ऑफिसर को इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया है इसने। आईएनएस शिवाजी जो है
अब तक भारतीय और विदेशियों सहित 2 लाख से अधिक सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दे चुका है। प्रेसिडेंट कलर एक सर्वोच्च सम्मान है जिसे किसी भी सैन्य इकाई को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति की ओर से प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतिम प्रश्न है ये। भू प्रक्षेपण उपग्रह, संचार उपग्रह और नौ परिवहन उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं? अच्छा, कर सकते हैं लिखा है। तो मैंने जो थंबनेल पर प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। भारत में वर्तमान में भू प्रक्षेपण उपग्रह, संचार उपग्रह और नौ परिवहन उपग्रह तीनों के तीनों अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रसारण में, टेलीफोन, मौसमी में, ठीक है, इंटरनेट सेवाएं और कृषि से संबंधित पूर्वानुमान सभी हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3 4। तो देखिए, इसरो के अनुसार वर्तमान में 19 राष्ट्रीय भू प्रक्षेपण उपग्रह हैं, 18 संचार उपग्रह हैं और 8 हैं हमारे पास नेविगेशन सैटेलाइट नौ परिवहन उपग्रह जिनसे हम सेवा ले रहे हैं। ये उपग्रह प्रसारण, टेलीफोनी, इंटरनेट सेवाएं, मौसम और कृषि से संबंधित पूर्वानुमान देना, सुरक्षा, आपदा के समय बचाव कैसे करें और राहत, ये सारी सेवाएं जो हैं वो प्रदान कर रहे हैं। और संचार उपग्रह में से 3 उपग्रह सैन्य संचार और नेटवर्किंग के लिए समर्पित हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न फेवरेट होते हैं। ये कौन से साल की करंट अफेयर्स में होते हैं कुछ पता नहीं रहता, हर साल तो होते हैं इम्पोर्टेंट ये। ठीक है, जैसे कि इस बार पूछा गया था कि जो ड्रोन है उसका क्या क्या उपयोग है। ठीक है, व्हेल तक के जो है सलाइवा के आंकड़े ला सकता है वो। इसी तरह से ये है, नेविगेशन सैटेलाइट हो गए, संचार कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गए और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गए। इनसे कौन कौन सी सेवाएं ली जा रही हैं, तो स्टेटमेंट बनाकर कुछ भी पूछ सकता है, याद रखना। चलिए, धन्यवाद।